गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब। तो बच्चों, जैसे कि आपको पता है इस समय जो हमारी यूनिट चल रही है क्लास 12 की जेनेटिक्स। यस, और जेनेटिक्स का जो सेकंड चैप्टर है कौन सा, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इस चैप्टर के अभी तक टोटल हम लोग ने 5 लेक्चर्स लगाए हैं। आज जो हम लोग लेक्चर्स लगाएंगे इसका क्रम है लेक्चर नंबर 6। इस लेक्चर में हम बात करेंगे मेसेल्सन एंड स्टाइल के एक्सपेरिमेंट में। इस एक्सपेरिमेंट में मेसेल्सन एंड स्टाइल ने यह समझाया कि डीएनए का मॉलिक्यूल किस तरीके से रिप्लिकेट करता है। इसको समझाने के लिए इन्होंने सेमी कंजर्वेटिव मॉडल दिया। ये सेमी कंजर्वेटिव मॉडल किस तरीके से समझाता है कि किस तरीके से डीएनए रिप्लिकेट करता है, इसको आज हम लोग समझेंगे और देखेंगे अपने इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या क्या यूज किया है जो हमारे नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब बच्चों, सबसे पहले तो हम लोग थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं और फिर हम लोग फाइनली पहुंचते हैं कि सेमी कंजर्वेटिव मॉडल कहता क्या है जो डीएनए रिप्लिकेशंस को एक्सप्लेन कर रहा है। चलिए, तो सबसे पहले हमें स्टार्टिंग कहां से करनी है बच्चों, थोड़ा सा हम लोग जरा हिस्ट्री वाला पॉइंट देख लेते हैं। पहला पॉइंट, अगर हम बात करें सेमी कंजर्वेटिव मॉडल्स के बारे में, तो इसको प्रपोज जो किया था वो किया था वाटसन एंड क्रिक ने। ये वही वाटसन एंड क्रिक है जिन्होंने डबल हेलिक्स मॉडल प्रपोज किया था डीएनए का। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए बच्चों कि वाटसन एंड क्रिक ने ये तो कहा कि डीएनए सेमी कंजर्वेटिव वे में रिप्लिकेट करता है, लेकिन इसको जो एक्सपेरिमेंटली जो प्रूफ किया है वो मेसेल्सन एंड स्टेहल ने किया है। और याद रखिएगा, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ मेसेल्सन और स्टेहल ने ही प्रूव किया है कि डीएनए सेमी कंजर्वेटिव वे में रिप्लिकेट करता है। इसके अलावा और भी कई साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये बताया है कि डीएनए का जो रिप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव वे में होता है। क्लियर है, जरा देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि वाटसन एंड क्रिक ने तो कह दिया कि भाई जो डीएनए रिप्लिकेशन हो रहा है वो सेमी कंजर्वेटिव वे में हो रहा है। जरा सेमी कंजर्वेटिव वेव की थोड़ी सी मैं डेफिनेशन आपको समझा देता हूं तो आपको समझ में आएगा। जैसे सपोज दैट हम ये बात करें कि मान लेते हैं कि डीएनए का एक मॉलिक्यूल है। यस, ये डीएनए का मॉलिक्यूल है। तो डीएनए के मॉलिक्यूल्स में ये कहा जाता है कि दोनों ये पैरेंटल स्ट्रैंड है। अब ये पैरेंटल स्ट्रैंड से अगर दूसरा डीएनए का मॉलिक्यूल बनेगा तो इसमें एक स्टैंड तो ये आ गया, दूसरा स्टैंड ये आ गया, और जो नए स्टैंड बनेंगे अर्थात जो दो डीएनए मॉलिक्यूल बनेंगे उसमें से एक स्टैंड पैरेंटल होगा और एक नया होगा। इसे ही हम बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव वे ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन। मतलब आपने देखा, यहां पर आपने क्या देखा कि यहां पर पैरेंटल स्टैंड है, डीएनए का डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर यहां पे दिखाया गया है। जब डीएनए का रेप्लिकेशन होगा और इससे जब डीएनए बनेगा, जब ये डीएनए बन रहा है तो आप इसमें देखिए कि 50% इसमें एक ये पैरेंटल स्ट्रैंड है और 50% एक जो दूसरा स्ट्रैंड है वो नया स्ट्रैंड है। इस वे में अगर डीएनए रेप्लिकेट होता है बच्चों तो इसे ही हम बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव वे ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। इसको समझाने के लिए और इसको प्रूफ करने के लिए जो एक्सपेरिमेंट किए गए मेसेल्सन और स्टाइल, उसके बारे में तो हम लोग बात करेंगे। इसके साथ ही मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि मेसेल्सन और स्टाइल के अलावा भी कुछ ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस वे को प्रूव किया है। पहली बात, इसको एक्सपेरिमेंटली किसने प्रूव किया था बेटा, मेसेल्सन एंड स्टाइल ने, और टाइम था इनका 1958। और जो इन्होंने जो ऑर्गेनिज्म चुना वो चुना एसर्सिया कोलाई बैक्टीरिया। पहला पॉइंट। सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड साइंटिस्ट है जिनका नाम है टेलर। टेलर जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने जो अपना प्रयोग किया था वो किया था विसिया फैबा में। एक्चुअली विसिया फैबा क्या है, ये एक फ्लावरिंग प्लांट होता है इन द पी में, और बीन फैमिली में, फैमिली कौन सी इसकी, फैबेसी, और इनका टाइम था 1958। तो आप देखिए 1958 में मेसेल्सन और स्टाइल भी अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और इसी ईयर में टेलर भी अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, लेकिन दोनों का जो ऑर्गेनिज्म है वो अलग अलग है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। मेसेल्सन और स्टाइल का जो एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म है वो बैक्टीरिया एसर्सिया कोलाई है, और टेलर का क्या है, विसिया फैबा है, जो कि एक फ्लावरिंग प्लांट होता है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, टू प्रूव दिस मेथड। अब देखो, टेलर ने तो देखो यूज किया था रेडियो ट्रेसर टेक्निक को। इन्होंने क्या यूज किया है, रेडियो ट्रेसर टेक्निक को यूज करने वाले साइंटिस्ट टेलर हैं, इन विच इन्होंने रेडियो आइसोटोप का यूज किया था, और इस टेक्निक में इन्होंने ट्रीटेड थाइमिडीन लिया था।
यस। और थाइमिडीन कैसा था? रेडियो एक्टिव था, जो कि चमक सकता था। और जबकि जो मेसेल्सन और स्टाल है, इन्होंने हैवियर आइसोटोप नाइट्रोजन का N15 चुना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दोनों ने चुना क्या क्या था। जहां पर टेलर प्रयोग कर रहे हैं प्लांट पे, वहीं आपके मेसेल्सन और स्टेल जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो कर रहे हैं एसर्सिया कोलाई पे। क्लियर है बेटा? चलो नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? मेसेल्सन और स्टाल ने क्या यूज किया था? उन्होंने हैवियर आइसोटोप यूज किया था, जिसका नाम है N15। जो नॉर्मल होता है वो N14 है, और जो हैवियर है ये हैवियर नाइट्रोजन का आइसोटोप है N15। एंड केयर्स ने, जबकि केयर्स ने भी बेटा प्रयोग किए हैं, इन्होंने यूज किया था रेडियो एक्टिव थाइमिडीन को। क्लियर है बेटा? तो इस तरीके से थोड़ी सी हम लोग ने हिस्ट्री समझ ली। अब हम देखते हैं कि मेसेल्सन और स्टाल ने जो एक्सपेरिमेंट किया एसर्सिया कोलाई में, वहां पर किस तरीके से उन्होंने प्रूव किया कि डीएनए का जो रिप्लिकेशन होता है, इसका जो वे होता है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है। और सेमी कंजर्वेटिव का वेग मतलब क्या, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। चलिए जरा हम लोग डायरेक्ट आप पहुंचते हैं एक्सपेरिमेंट पे जो मेसेल्सन एंड स्टाल ने किए हैं। चलिए मेसेल्सन एंड स्टाल के एक्सपेरिमेंट को समझते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया कि दो चीजें आपको माइंड में रखनी। पहला, इन्होंने हैवियर आइसोटोप N15 का यूज किया, और जो ऑर्गेनिज्म चुना वो क्या चुना? एसर्सिया कोलाई चुना। ठीक है, पहला पॉइंट। चलो सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि ये जो एसर्सिया कोलाई का जो जेनेटिक मटेरियल है, कौन सा? एसर्सिया कोलाई का ये जो जेनेटिक मटेरियल है, इस जेनेटिक मटेरियल को N15 के द्वारा, किसके द्वारा? N15 जो हैवियर आइसोटोप है, इससे ट्रीटेड किया। कई जनरेशन तक उसके डीएनए को N15 में ग्रो कराया, जिसकी वजह से उनको फाइनली एक ऐसा पेरेंटल डीएनए मिला जिसके पूरे न्यूक्लियोटाइड्स में, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड में 3 चीजें होती हैं, कौन कौन सी? P, B, S, P फॉर फास्फेट, B फॉर नाइट्रोजनस बेस और S फॉर शुगर। तो ये जो बेस होते हैं बेटा नाइट्रोजनस शुगर, सॉरी ये जो बेस होते हैं नाइट्रोजनस, जो बेस होते हैं उसमें क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। तो एक्चुअली जब इन्होंने N15 में ग्रो कराया तो इस डीएनए के जितने न्यूक्लियोटाइड थे, उन सभी न्यूक्लियोटाइड्स में जो नाइट्रोजन था उसमें N15 लग गया। ये बात क्लियर है? तो ये पूरा किस तरीके का बन गया डीएनए, जिसके सभी की नाइट्रोजनस बेस में जो नाइट्रोजन होगा वह N15 होगा। तो इस तरीके से उन्होंने ये फाइनली इस तरीके का पेरेंटल डीएनए इन्होंने ऑब्टेन किया। कई जनरेशन तक उन्होंने N15 में इसको ग्रो कराया था। अब देखो क्या होगा। अब आपको पता है कि जब N15 में हम इसको ग्रो कराएंगे कई जनरेशन तक, तो फाइनली हमें जो पेरेंटल ये मिल रहा है, इसमें जो N15 का ही आइसोटोप लगा होगा इसके न्यूक्लियोटाइड में। अब क्या हुआ? अब इन्होंने क्या किया कि अब इसको इन्होंने ग्रो कराया किसमें? N14 मीडियम में। किसमें ग्रो कराया? N14 मीडियम में। मतलब एक ऐसा मीडियम जिसमें नाइट्रोजन 14 होगा जो कि नॉर्मल है, और यहां पर कैसा है? नाइट्रोजन 15 है। तो जब इन्होंने N14 में जब इसको ग्रो कराया, मतलब रिप्लिकेशन कराया, तो क्या हुआ? अब आपको पता है यहां पर ये 2 स्ट्रैंड है। अब किस तरीके से जब इन्होंने रिप्लिकेशन कराया तो इन्होंने ये देखा कि इसमें से एक स्ट्रैंड, तो देखो ये आपको दिख रहा है, ये पेरेंटल स्ट्रैंड, और दूसरा पेरेंटल स्ट्रैंड ये दिख रहा है। लेकिन उन्होंने क्या देखा कि जो 2 नए स्ट्रैंड बने थे, कितने? 2 स्ट्रैंड, एक ये स्ट्रैंड और ये स्ट्रैंड जो 2 नए बने हैं, इनमें N15 ना होके इसमें क्या था? N14 था। इसमें क्या था? N14 था, जबकि पेरेंटल वाले में क्या था? N15 था। यहां पर आप देखिए कि इसमें एक स्ट्रैंड पेरेंटल है और दूसरा स्ट्रैंड नए वाला है, लेकिन पेरेंटल में तो N15 है लेकिन नए वाले में N14 है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है कि जब भी एक डीएनए मॉलिक्यूल से का रिप्लिकेशन होता है तो उसका एक स्ट्रैंड पेरेंटल होता है और एक स्ट्रैंड नया होता है। इसी तो सेमी बोलते हैं। सेमी का मतलब क्या है? आधा। सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। क्लियर है मेरी बात? इसको थोड़ा सा और आगे उन्होंने देखा, फिर दोबारा इन्होंने रिप्लिकेट इसको कराया। किस मीडियम में? N14 मीडियम में। देखो फिर यहां पर रिप्लिकेट इन्होंने कराया। अब जब इन्होंने रिप्लिकेट कराया तो इन्होंने क्या देखा कि अब देखो एक स्ट्रैंड ये नया वाला था, एक पेरेंटल था। तो देखो पेरेंटल तो यहां आ गया, इसके साथ एक नया बन गया, और जो ये जो नया वाला था, ये जो ब्लू वाला था, अब जो नया बना
उसमें क्या आया, N14 ही आया, क्योंकि हम ग्रो कहां करा रहे हैं, N14 में। तो यहां पर देखो एक यहां पर 50-50% है, लेकिन यहां पर क्या है, 100% है, क्योंकि पेरेंटल के साथ अब चूंकि N14 ही मौजूद थे, तो ये का पूरा इस डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स क्या थे, N14 वाले थे। लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि इसमें जो दो स्ट्रैंड हैं उसमें एक पेरेंटल है और दूसरा N14 वाला है, मतलब सेम ही है, और यहां पर भी वही हाल है। क्लियर है, क्योंकि इसमें एक स्ट्रैंड क्या होगा, एक स्ट्रैंड नया है क्योंकि पेरेंटल है, और जो दूसरा है उसमें N14 ही आएगा। ठीक वैसा ही आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। यहां पर क्या हुआ, एक पेरेंटल के साथ एक नया ग्रो किया, नया ग्रो में N14 मिलेगा, इसमें N15 मिलेगा। तो आप यहां पर क्या देख रहे हैं, आप यहां पर देख रहे हैं कि जो फाइनली रिप्लिकेशन हुआ उसमें 50% तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है और 50% बेटा इसमें न्यू कॉम्बिनेशन है, नया N14 मिल रहा है। क्लियर है, तो ये शो करता है कि जब भी डीएनए अपने आप को रिप्लिकेट करेगा तो वो सेमी कंजर्वेटिव वे में करेगा। यही ये प्रूव करना चाहते थे कौन, मेसेल्सन एंड स्टैल। तो फाइनली अगर हम देखें तो एक ही चीज यहां पर निकल के आती है, वो क्या निकल के आती है कि जो एक्सपेरिमेंट डन किया मेसेल्सन एंड स्टाल ने, जो डिमॉन्स्ट्रेटेड किया, उसने बताया कि जो डीएनए रेप्लिकेटेड होता है, जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिवली होता है, मीनिंग कि प्रत्येक स्ट्रैंड, ईच स्ट्रैंड इन ए डीएनए मॉलिक्यूल सर्व एज ए टेम्पलेट। इसमें से जैसे दो मॉलिक्यूल है तो हर एक स्ट्रैंड एक टेम्पलेट की तरह काम करेगा फॉर सिंथेसिस ऑफ ए न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। इसी को हम बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। क्लियर हुआ बच्चों कि क्या होता है सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो इस तरीके से ये एक्सपेरिमेंट डन किया गया और फाइनली ये प्रूव हो गया कि जो डीएनए रेप्लिकेट करता है वो सेमी कंजर्वेटिव वे में करता है। मतलब अगर डीएनए के दो स्ट्रैंड है तो हर एक स्ट्रैंड टेम्पलेट्स की तरह काम करेगा, और जब नया स्ट्रैंड बनेगा तो उसमें 50% पेरेंटल होगा और 50% नया होगा, मतलब दो में से एक स्ट्रैंड पेरेंटल होगा और एक नया होगा। इसी को बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव वे ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो बच्चों कैसा लगा आपको ये सेशन? अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करना है, शेयर करना है। जो बच्चे यहाँ पर नए हैं मैं उनको बता देता हूँ दो रास्ते, जिस रास्ते से मेरे लगातार आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स और आने वाले लाइव सेशंस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। पहला रास्ता ये है कि आपको गूगल प्ले स्टोर में जाके हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ऐप का नाम है डीएनए एजुकेशन केविन मीडिया। यहाँ पर आपको प्रॉपर टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ भी मिल जाएंगे मेरे सारे लेक्चर्स के। और सेकंड है कि अगर ये लेक्चर अभी आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो बच्चों लेट मत करिए, तुरंत के तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। अभी तक पूरे इंडिया से 18,500 से ज्यादा नीट एस्पायरेंट्स हमारी टीम को ज्वाइन कर चुके हैं और अब आपका भी बहुत ही मोस्ट वेलकम है। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर अपने दोस्तों के साथ करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए सेशन के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, गुड नाइट, बाय।